दोस्तों, मेरा नाम जीवनदीप पत्ता है। मैं आप ही की तरह एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूं और पिछले 37 साल से इस प्रोफेशन में। ये आज की मीटिंग हमने कोई प्रिपेयर्ड लेक्चर देने के लिए या किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बुलाई। ये मीटिंग हमने सर्वेइंग प्रोफेशन के डिक्लाइन को डिस्कस करने के लिए बुलाई। सर्वेयर भाई आजकल बहुत परेशान है। इनकम लेवल डे बाय डे नीचे जा रहा है और रेस्पेक्ट लेवल भी खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोई रास्ता तलाश करने के, कोई आइडिया शेयर करने के और आपका व्यू पॉइंट लेने के लिए ये मीटिंग हमने बुलाई। लेकिन ये मीटिंग शुरू करने से पहले मैं 5 मिनट आप लोगों के लेना चाहूंगा इस प्रोफेशन की बैकग्राउंड में जाने के लिए, इस प्रोफेशन के गोल्डन पीरियड को याद करने के लिए और इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई अपनी कुछ अच्छी यादें आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, साल 1983। उस समय इंडियन इकोनॉमी बहुत वीक और सर्वेइंग प्रोफेशन एक बड़ा बूमिंग प्रोफेशन। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि उस जमाने में इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर की सैलरी 2000 रुपए के करीब हुआ करती और एक डिविजनल मैनेजर की सैलरी 3000 रुपए के करीब हुआ करती। इसके साथ हम अगर दूसरे प्रोफेशंस की बात करें तो मेरे दो दोस्त थे, एक एडवोकेट और दूसरे डॉक्टर। तो एडवोकेट की प्रोफेशनल इनकम उस जमाने में 1500 रुपए के करीब थी और डॉक्टर जो एक मेडिकल कॉलेज में एम्प्लॉयड थे उनकी सैलरी भी 3000 रुपए से कम थी। तो उस जमाने में एक छोटा मोटा सर्वेयर भी 10 से 15,000 रुपए की बिलिंग कर लेता था। तो एज कंपेयर टू इकोनॉमी और एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और रिस्पेक्ट लेवल भी समाज में बहुत बढ़िया था। और मैं तो उस जमाने में अपने आप को किंग ऑफ द टाउन समझा करता था। और फिर समय के साथ चलते हुए हम साल 1992 तक पहुंचे। उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और इंडियन इकोनॉमी ओपन होना शुरू हुई। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बड़े जोर शोर से हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज होने लगी और फिर साल 2000 तक आते आते इकोनॉमी ने बहुत स्पीड पकड़ी। छोटे छोटे बिजनेस भी बहुत ग्रो कर गए और इवन कुछ ये जो ठेले वाले थे जिन लोगों ने कुछ मेहनत की वो शोरूम के मालिक बन गए। और ये टीचिंग प्रोफेशन वाले कुछ लोग जो घर में ट्यूशन पढ़ाया करते थे उन लोगों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन गए और कुछ ने तो बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी खड़ी कर दी। ये जो 2000 सैलरी या 2000 इनकम वाले लोग थे वो 2 लाख तक पहुंचे और कुछ लोग तो 20 लाख तक पहुंचे। पर ये प्रोफेशन एक जगह पे आके खड़ा हो गया, ये इकोनॉमी के साथ ग्रो नहीं कर सका।
ये ड्रॉबैक रहा है इस प्रोफेशन का। अगर हम आज की बात करें हमारे आसपास के शहरों में, जैसे करनाल, चंडीगढ़ और लुधियाना, तो यहाँ पे जो हमारे टॉपर सर्वेयर हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपए की बिलिंग करते हैं और नेट प्रॉफिट 1 से 1.5 लाख रुपए आता है। लेकिन अगर हम दूसरे प्रोफेशन पे नजर डालें तो हमें अपने आसपास बहुत से सीए, बहुत से एडवोकेट 20 लाख की रेंज में दिख जाते हैं। और जहां पे आज हम हैं, अब वहां पे टिके रहना भी मुश्किल लग रहा है। जो इंडिकेटर यही कह रहे हैं कि हम में से 50% लोगों को इस प्रोफेशन से बाहर जाना पड़ेगा और जो 50% बचेंगे वो भी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें कोई किसी की साजिश नहीं है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये इकोनॉमिक कंपल्शन, इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती है, वो खुद डिसाइड करती है कि किस प्रोफेशन या बिजनेस को आगे ले जाना है और किस प्रोफेशन या बिजनेस को पीछे छोड़ना है। रादर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक कंपल्शन जो पूरी दुनिया में हो रहा है वही इंडिया में भी होना है। हम आइसोलेटेड होकर इस दुनिया में नहीं रह सकते। और हम ये जो बातें करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और दूसरे फोरम पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को अपने हिसाब से चलाएंगे, दोस्तों ये झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है। हम एक दूसरे को दोष भी देते हैं, हम इसला को भी दोष देते हैं कि इसला ने ये नहीं किया, इसला ने वो नहीं किया। हम अपोजिशन को दोष देते हैं कि अपोजिशन ने ये गलत किया, अपोजिशन ने वो गलत किया। दोस्तों ये सब बहाने हैं और जिंदगी बहानों से नहीं चलती। जिंदगी सच को कबूल करने से चलती है, क्योंकि अगर आप सच को कबूल ही नहीं करोगे तो अपने आप को अमेंड कैसे कर पाओगे, कोई करेक्टिव मेजर कैसे ले पाओगे। ये ग्राउंड रियलिटी है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए और इस सच को कबूल करने के बाद फिर हमें किसी हल की तलाश करनी चाहिए। हमें ये सोचना है कि इस मुसीबत का कोई हल है या हल नहीं है। अगर हल है तो फिर हमें कोई करेक्टिव मेजर लेना है, और अगर हल नहीं है तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना है। दोस्तों ये जिंदगी डायनामिक होती है, इसको स्टैटिक रह के एक जगह पे खड़े होके देखते रहना ये समझदारी की बात नहीं है। ये गुजरते हुए कारवां को और उससे उड़ते हुए गुबार को देखते रहना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। हमें भी इस कारवां के साथ आगे चलना है, हमें भी आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें कोई रास्ता तलाश करना है। इसी हल की तलाश में, इसी रास्ते की तलाश में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है जो भी इस मीटिंग में आए कि आप मूक दर्शक बन के बैठे ना रहे। आप अपना अपना व्यू पॉइंट बेशक एक ही लाइन में जरूर रखें। कि आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड पे एक अनम्यूट का बटन है, आप वहां जाएं, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना व्यू पॉइंट जरूर रखें। और राइट साइड पे चैट का बटन है,
अब वहां जाएं तो आपको हैंड रेज की ऑप्शन मिलेगी, तो आप अपना हैंड रेज करें ताकि बारी बारी से सबको बोलने का मौका मिल सके। तो कुछ ना कुछ नया आइडिया, कुछ नया प्लान और कुछ ताजा हवा का झोंका आप लोगों की तरफ से भी आना चाहिए। मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, लेकिन वो आइडियाज बहुत पुराने और घिसे पिटे आइडियाज हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ नई सोच वाले लोग आगे आए, अपने विचार रखें, ताकि हम उनके आइडियाज को एनालाइज कर सकें और कोई नया रास्ता तलाश कर सकें। मेरी तरफ से इतना ही है। अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे दिमाग में जो एड ऑन प्रोडक्ट्स हैं, वो हम सब लोगों को पहले से ही पता है। कुछ लोग उन वर्टिकल में काम कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे। तो उन आइडिया को हम एक बार रिपीट करेंगे और उसके बारे में फिर कुछ विचार हम करेंगे। ये मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। ये पहला प्रोडक्ट दोस्तों है रजिस्टर्ड वैल्यू। ये वैल्यूएशन का काम हम में से बहुत से लोग पहले जमाने में करते रहे। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है पहले सर्वेयर्स को ही एज ए वैल्यूअर यूज किया करते थे, लेकिन अब ये स्थिति जो है बदल चुकी है। 2020 के बाद अगर आपको वैल्यूएशन का काम करना है तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए। तो उसकी कुछ ब्रीफ डिटेल है हमारे पास। उसमें यह है कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर अब वैल्यूएशन का काम है। ये सर्टिफिकेशन आपको IBBI से वैल्यूएशन के लिए लेनी पड़ती है। ये हम लोगों की तरह ही है, जैसे हम लोग IRDA सर्वेयर लोग IRDA सर्टिफाइड है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने के लिए आपको IBBI सर्टिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह का सारा प्रोसेस है। जैसे हम लोग को एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है और फिर एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसी तरह वैल्यूएशन का जो काम है उसके लिए भी एक ट्रेनिंग नेसेसिटी है और एक एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। उसके लिए उसके बाद ही आप वैल्यूएशन के सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन सकते हो। तो वैल्यूएशन में कुछ एसेट्स क्लास हैं। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग में सिविल के लोग काम कर रहे हैं और प्लांट एंड मशीनरी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोग काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल एसेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। ये पुराने समय में तो कोई ज्यादा सिविल मैकेनिकल और दूसरों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। बैंकिंग इंडस्ट्री में मैकेनिकल वाले लोग भी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कर लिया करते हैं और सिविल वर्टिकल के लोग भी प्लांट एंड मशीनरी को हैंडल कर लिया करते हैं। ये सब
बैंक टू बैंक और ब्रांच टू ब्रांच उनकी जरूरत पे डिपेंड करता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। आज के समय में अब कुछ क्वालिफिकेशन भी वैल्यूएशन प्रोफेशनल के लिए फिक्स की गई। इसमें दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री की जरूरत होती है। इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं, इंजीनियरिंग डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो हम में से जो लोग डिग्री होल्डर हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, ये जो सर्वेइंग प्रोफेशन में भी अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको काउंट किया जाता है। तो जो डिग्री होल्डर हैं सर्वेयर्स के बीच, वो इस प्रोफेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है ibbi.gov.in, और डिटेल्ड जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो आप IBBI साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका ब्रीफ प्रोसेस हम यहीं पे डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद सबसे पहले आपको एक RVO के साथ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। RVO यानी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। ये 17 के करीब RVOs बनाए गए हैं इंडिया में। इनमें से अगर हम अपने एरिया की बात करें तो एक पंचकूला और एक जलंधर में भी, वहां से आपको 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाना है। जैसे हम सर्वेयर ट्रेनिंग्स को भी ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। तो ये RVO में आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट और स्टडी मटेरियल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये आता है। ट्रेनिंग लेने के बाद और ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर आप IBBI एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और एग्जाम के लिए उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें भी अप्रोक्सीमेट 1500 रुपये उनकी रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फीस होती है। इसके बाद इसका फॉर्मेट और फ्रिक्वेंसी क्या है? तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है जो हर स्टेट में अवेलेबल है, बहुत सी लोकेशंस पे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जामिनेशन का डेट एंड टाइम का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी टाइम इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। उसका कारण ये है कि यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आप अपनी डेट, टाइम, लोकेशन सब कुछ चूज कर सकते हो। तो हर वर्किंग डे पे एग्जामिनेशन की स्लॉट अवेलेबल रहती है। इसमें 60% के करीब पास मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, और डिफिकल्टी 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन होती है इस एग्जाम की, और कोई डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब वहां से सर्टिफिकेशन होने के बाद, यानी एग्जाम क्लियर होने के बाद, फिर आपको अलग अलग बैंकों में अपने एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई करना, और उनके साथ फिर आपको एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर काम करना। तो दोस्तों इसमें टिकट साइज काफी बड़ा रहता है। तो टिकट साइज बड़ा होने के कारण
आपका रिन्यूमरेशन भी बढ़िया रहता है, काम की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। इकोनॉमी क्योंकि अभी ग्रोइंग स्टेज में है, लोन्स जो बहुत तेजी से बैंक कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको वैल्यूएशंस प्लांट और मशीनरी की, फाइनेंशियल एसेट्स की और लैंड एंड बिल्डिंग की बॉर्डर के वैल्यूएशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसमें कंफर्ट लेवल भी है, और कुछ जगह पे तो काम इतना है कि वैल्यू लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। तो कंपैरेटिवली ये एक एड ऑन टूल है हम लोगों के साथ, जो हमारी सैगिंग ये प्रोफेशनल इनकम है उसको तो बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रजिस्टर्ड वैल्यूज की जरूरत है, वहां भी आपकी एम्पैनलमेंट हो सकती है और वहां से अच्छा खासा काम निकलता रहता है। और नेक्स्ट सेक्टर जो आता है इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस में हम लोग सर्वेयर लोग ही ये प्री इंस्पेक्शन वगैरह किया करते थे। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी वैल्यूएशन सम इंश्योर्ड फिक्स करने के लिए हम लोग ही करते हैं। लेकिन जब अब जो लीगल पोजीशन आ रही है तो उसमें भी ये वैल्यूएशन या वैल्यूएटर की जरूरत रहेगी, तो हम उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये एक अलग ऑप्शन वैल्यूएटर प्रोफेशनल्स के लिए आ रहे हैं, यहाँ से भी उनको अच्छा खासा काम मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल वैल्यूज, जो रजिस्टर्ड वैल्यूज नहीं है। जनरल वैल्यूज में हम लोग हैं, ये जो बहुत से बैंक हैं, प्राइवेट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, श्रीराम है, चोला है, एयू फाइनेंस, एसबीआई, कोटक है, ये सब लोग यूज्ड कार लोन के लिए वैल्यूएशन का काम हम लोगों से करवा सकते हैं। ये ज्यादा रजिस्टर्ड वैल्यूर को बॉदर नहीं करते। तो अभी कल का कुछ पोजीशन का कुछ पता नहीं है, लेकिन आज की डेट में हम लोग ये काम के लिए एलिजिबल हैं और हम में से बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने व्हीकल डिस्पोज ऑफ करते हैं, वहां भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें आप अगर अपने सिटी थाना में कभी जाओ तो वहां आप देखोगे कि सैकड़ों की संख्या में व्हीकल खड़े रहते हैं। वो दोस्तों अबंडन व्हीकल होते हैं जो सालों से वहां खड़े हैं, जिनके ओनर अनट्रेसेबल हैं, जो लोग छोड़ के भाग गए। तो उसकी भी वैल्यूएशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी व्हीकल डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसकी वैल्यूएशन कराना एक कंपल्शन है। तो वहां से हम लोगों के लिए अच्छा काम निकलता रहता है। उसके बाद जनरल वैल्यूज में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी अभी कुछ काम बचा हुआ, जिसमें ये आपके शहर में जो वीजा कंसल्टेंट्स, इन लोगों को वैल्यूएशन करवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉरेन एम्बेसीज हैं जो, उनको ये स्टडी वीजा और विजिटर वीजा, इन सब चीजों के लिए जो पार्टी का नेटवर्क चेक करना होता है, तो उसके लिए ये काम विजिटर वीजा और पीआर वगैरह के लिए ये वैल्यूएशन का काम एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू निकलता रहता है। आप लोग भी अगर अपने सिटी के
या वीजा कंसल्टेंट से कांटेक्ट करेंगे तो वहां से बहुत से वॉल्यूम में काम आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी अभी रजिस्टर्ड वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रही हैं। ये रूल रेगुलेशन थोड़ा, जैसे आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते, तो वहां से भी जनरल वैल्यूज यहाँ हम सर्वेयर्स के लिए कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। तो सबके लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हमारे हाथ में कुछ एक टूल, सर्वेइंग फीस के अलावा एक टूल और रहे और हम अपनी इनकम को थोड़ा बूस्ट दे सकें। तो वैल्यूर के बाद एक नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है या वर्टिकल है वो है आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन क्या है और आर्बिट्रेटर क्या है? आर्बिट्रेटर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है जिसको कोई डिस्प्यूट सेटल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, इंडियन कोर्ट्स में बहुत से केस पेंडिंग, अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ केसेस इस टाइम इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग। जुडिशरी की शॉर्टेज होने के कारण वो केसेस सेटल नहीं हो पा रहे, तो फिर उसके लिए ये एडीआर या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका गवर्नमेंट ने निकाला, तो जिसमें कुछ केसेस को सेटल करने के लिए आर्बिट्रेटर को कोर्ट्स हैंड ओवर कर रहे हैं और आर्बिट्रेटर को एक मिनी जज की तरह एक्ट करते हुए उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, उनमें अपनी जजमेंट देनी होती है। एलिजिबिलिटी इसमें फिर दी हुई है, इसमें जजेस को अपॉइंट किया जाता है, एडवोकेट्स को किया जाता है और इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी किया जाता है। ये लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या, इसमें कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी एग्जाम की भी जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। आपको ये इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन यानी आईसीए की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है डोमेन एक्सपर्टाइज, कि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो। जैसे आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपर्ट हो, आप इंश्योरेंस क्लेम्स के एक्सपर्ट हो, तो आप एक डोमेन एक्सपर्ट हो। आप आईसीए की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां उनकी मेंबरशिप लेने के बाद आप अपनी एम्पैनलमेंट बहुत से पैनल्स में करवा सकते हो। ये जो आर्बिट्रेटर है, इसको ये कोर्ट अपॉइंटेड भी हो सकता है। कोर्ट इन लोगों को अपॉइंट करता है कि ये केस आप हैंडल करो, और ये पार्टी अपॉइंटेड भी हो सकता है। जो पार्टीज टू डिस्प्यूट है वो भी आपको अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें टिकट साइज दोस्तों बहुत बड़ा रहता है, और टिकट साइज बड़ा होने के कारण आपका रेम्यूनरेशन भी बहुत बड़ा रहता है। इसमें पार्टीज को देखना है, कोर्ट को देखना है कि ये डोमेन एक्सपर्टाइज इसके पास है, तो उसको ये आपकी क्वालिफिकेशन या नेशनलिटी या एक्सपर्टाइज उसको जज करनी है, तो वही आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो इसके लिए बहुत से इंस्टीट्यूशनल पैनल बने हुए हैं। आईसीए की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन पैनल्स में अपनी एम्पैनलमेंट करवा सकते हो।
इसमें ये एक मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, ये बहुत पॉपुलर आर्बिट्रेशन सेंटर है। यहाँ पे आप एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नानी पालकी वाला आर्बिट्रेशन सेंटर है, यहाँ भी आप एप्लीकेशन अपनी दे सकते हो। दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, ये भी बहुत बढ़िया है और बहुत पॉपुलर जो है दिल्ली में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशनल पैनल है। इसके अलावा ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन सेंटर बेंगलुरु, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के इनिशिएटिव से बनाया गया है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर का है, ये जे.एंड.के हाई कोर्ट के इनिशिएटिव से बनाया गया। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशनल पैनल हैं जहां आप अपनी एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर इसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो। ये कोई इंस्टीट्यूशनल पैनल पे जाना जरूरी नहीं है, पार्टीज भी आपको डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हो। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप डोमेन एक्सपर्ट हो, तो आपको इसमें अपने हाथ जरूर आजमाने चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट या वर्टिकल पे आएंगे, वो है मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या है, मीडिएशन क्या है? तो ये भी दोस्तों, मीडिएशन एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नया रास्ता गवर्नमेंट ने ढूंढा। सिविल कोर्ट्स में हम लोगों का रोल नहीं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स में हम लोगों का रोल है। आपको पता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत से इंश्योरेंस रिलेटेड केस आते हैं। वो जो इंश्योरेंस रिलेटेड केस हैं, उनको हैंडल करने के लिए कोई डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इसमें भी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जजेस को हम पैनल कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कर सकते हैं, एडवोकेट्स विद 10 ईयर एक्सपीरियंस, और उसके बाद एक्सपर्ट्स और अदर प्रोफेशनल्स विद 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो सर्वेइंग में जो लोग सर्वेयर हैं विद 15 ईयर एक्सपीरियंस, वो मीडिएशन पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एडवांटेज ये है कि जैसे ये आपका आर्बिट्रेशन का काम है, ये बड़े शहरों में ज्यादा है, लेकिन जो मीडिएशन का काम है ये इंडिया की हर स्टेट और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में मीडिएशन सेल होना जरूरी है। तो जहां मीडिएशन सेल है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिएशन सेल है, वहां मीडिएटर की अपॉइंटमेंट भी जरूरी है। तो मीडिएटर, बहुत से मीडिएटर कोर्ट्स अपने पैनल पे रखती है, अलग अलग डोमेन एक्सपर्टाइज के हिसाब से आप लोगों को उस पैनल में लिया जाता है। इसका काम क्या है? जो आपका आर्बिट्रेशन है उसमें आपको एक तरह का मिनी जज का रोल अदा करना होता है और एक डिसीजन देना होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल काम है। इसमें आपको एज ए जज काम नहीं करना है, आपको दोनों पार्टीज का, जो पार्टीज टू डिस्प्यूट है, उनकी बात सुननी है और राइट और रॉन्ग आपने उनको बताना है और उनको एक कंप्रोमाइज की स्टेज पे लेके जाना है। यानी आपका काम दो पार्टीज के बीच एक कंप्रोमाइज करवाने का। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर कंप्रोमाइज हो, इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है, कोई जजमेंट भी नहीं लिखनी है। आपको सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखते हुए कोर्ट को सिर्फ ये बताना है कि ये डिस्प्यूट जो है इस अमाउंट में सेटल हो गया।
इन टर्म्स पे सेटल हो गया। वो 2 ही लाइन में आपको अपनी रिपोर्ट देनी है। उसकी डिटेल, किसने क्या कहा, किसने क्या मांगा, किसने क्या दिया, ये डिटेल उस रिपोर्ट में नहीं जानी। और अगर वो कंप्रोमाइज की स्टेज पे नहीं पहुंचता तो भी आपको अपनी रिपोर्ट में सिर्फ यही बताना है कि ये कंप्रोमाइज नहीं हो सका। और फेल्यूर के केस में भी अगर कंप्रोमाइज पे आप उस केस को नहीं ले जा पाते हो तो जो डिसाइडेड रिन्यूमरेशन है, डिसाइडेड आपकी फीस है, उसका 50% तो भी आपको मिलेगा। तो आज की डेट में दोस्तों ये इसमें 30% सक्सेस रेट चल रहा है और 70% फेल्यूर रेट। यानी जो फेल्यूर वाले केस हैं उसमें भी आपको 50% ऑफ द पे आउट मिलने वाला। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि जब आप जैसे लोग, डोमेन एक्सपर्टाइज के लोग, वो चाहे बैंकिंग के एक्सपर्टाइज हो, चाहे इंश्योरेंस क्लेम्स के एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन के हैं, रियल एस्टेट के हैं, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट जब आएंगे और अपने डोमेन के हिसाब से केस हैंडल करेंगे तो सक्सेस रेट जो है बहुत बढ़ने वाला है और फेल्यूर रेट डे बाय डे कम होने वाला है। और आपको इसमें कंफर्ट लेवल भी है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, कोई टाइम बाउंड भी नहीं है। 3 महीने में एक आपको कैसे सेटल करना है, 3 महीने का टाइम आपके पास रहता है और उसमें भी आपको हाँ या ना ही करनी है कि सेटल हो गया है या नहीं हुआ है। तो कंफर्टेबल काम है, पेइंग काम है और आपको सक्सेस रेट अगर आप बढ़ा सकते हो तो आपको इसमें एप्रिसिएशन भी मिलने वाली है। तो ट्रेनिंग इसमें क्या है, ट्रेनिंग आपको एम्पैनलमेंट के बाद करनी है। पहले आपको अपने आप को एम्पैनल कराना है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगा 40 घंटे की ट्रेनिंग लेने के लिए। और ट्रेनिंग का कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है एज डायरेक्टेड बाय कोर्ट। तो वो ट्रेनिंग आपको 40 घंटे की करके उसके बाद आपको ये काम स्टार्ट करना। इसके ये 3 ही वर्टिकल आज मेरा ख्याल काफी हैं। इसके बारे में, तीनों वर्टिकल के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, कोई शंका है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है या कुछ ऐसी डिटेल है जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है तो उसके लिए हम किसी और एक्सपर्ट को, किसी डोमेन एक्सपर्ट को मीटिंग में बुला सकते हैं ताकि आपके शंका निवारण वो कर सके। अगर आप अभी अपने आप को अनम्यूट करें तो आप अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप अभी समझ नहीं पाए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो मेरा नंबर मेल में, जो आपको मेल गई है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। आप फोन पर मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मैं कुछ ब्रीफ डिटेल आपको उसके बारे में और भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों मेरा ख्याल इतना ही काफी है। अब आपके कुछ सवाल हैं तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और अगर कुछ आपके पास नया आइडिया है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं या वर्टिकल, हम सर्विस सेक्टर के लोग, और सर्विस सेक्टर में बहुत से ऐसे वर्टिकल हैं
जो हमारे प्रोफेशन के साथ मिलते जुलते, हमें इसमें सर्विस प्रोवाइड करनी, कंसल्टिंग करनी है एक तरह से। और बेशक कुछ देखने में ऑफ द ट्रैक लगेंगे वर्टिकल्स, लेकिन वो एज ए सर्वेयर हमारे प्रोफेशन के साथ बिल्कुल मैचिंग वर्टिकल है। तो वो हम नेक्स्ट सैटरडे शायद फिर मीटिंग में शामिल होंगे। और दूसरे वर्टिकल बड़े पेइंग वर्टिकल जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, मालूम है हमें, लेकिन हमने खुद वो काम करने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो हमारी इनकम को बूस्ट करने के लिए ऐसे कुछ प्रोडक्ट हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और प्रोफेशन के साथ साथ उसमें भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू। तो मीटिंग अभी मेरा ख्याल है टाइम काफी हो गया, हम अभी खत्म करेंगे।